जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं राम केशवानी स्वागत करता हूं आपका टैक्सेशन की दुनिया में और आपके फेवरेट चैनल CS वाला पर। दोस्त आज के इस लेक्चर में पढ़ने वाले सर एग्जेम्प्ट इनकम, जिसको बुकिश भाषा में बोलते हैं इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। मतलब एक ऐसी इनकम जो टोटल इनकम का पार्ट ही नहीं बनती, वो एग्जेम्प्ट हो जाती है, वो बाहर हो जाती है। सर ये इनकम का पार्ट नहीं बनती क्योंकि इस पर टैक्स नहीं लगता, इसलिए इसे हम प्यार से एग्जेम्प्ट इनकम बोलते हैं। सर सबसे पहले रिकैप अगर प्रीवियस टॉपिक्स का करें तो यहां हमें देखा जाए तो पिछले 10-15 जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़ रखे हैं वो सभी कहीं ना कहीं हमें थोड़े बहुत रिकैप करने पड़ेंगे। सर इनकम की डेफिनेशन थी एनी टाइप ऑफ गेन, और उसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर पढ़े थे, लाइक सैलरी जो हमारा अभी अभी लास्ट लेक्चर में कंप्लीट हुआ है, प्रॉफिट और गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, कैपिटल गेन इनकम और अदर सोर्स इनकम। ये 5 टाइप्स की इनकम पड़ी है। अगर आप एग्जेम्प्ट इनकम में देखोगे तो एक बहुत बड़ा सोर्स एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जेम्प्ट है, इसके अलावा कई सारे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज टाइप की चीजें भी एग्जेम्प्ट इनकम की कैटेगरी में आती है, जो कि अदर सोर्स का पार्ट बनती है। अदरवाइज यहाँ पर आप देखोगे HP की कोई इनकम कहीं पर एग्जेम्प्ट हो रही होगी, प्रॉफिट का शेयर अगर पार्टनर को मिल रहा होगा तो एग्जेम्प्ट होगा, कुछ इस तरीके की चीजें। मतलब वो एक तरीके से टैक्सेबल हो चुकी है, या तो इस वजह से एग्जेम्प्ट हो रही है, उनको दोबारा टैक्स ना लग जाए, सेम इनकम है उन पर दोबारा टैक्स ना लग जाए, वो सेम इनकम है। पॉइंट नंबर 2, दूसरी बात, शायद उस इनकम पर टैक्स लगाने से लोग नाराज हो जाए, या फिर उस इनकम पर टैक्स हम लगाना नहीं चाहते क्योंकि वो रूरल डेवलपमेंट या फिर आप मानो देश के इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपकी हेल्प करती है। तो प्रीवियस टॉपिक्स में हम लोगों को सारी चीजें थी वो एक ही बार में क्लियर हो गई है कि सर अदर सोर्स की कई सारी इनकम्स, एग्रीकल्चर इनकम, शेयर ऑफ HUF, शेयर ऑफ पार्टनर्स फ्रॉम PGBP, प्रॉफिट्स का। चलिए सर टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं सर? टॉपिक में सर एक तो हम पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चर इनकम का बेस है बिल्कुल, यहाँ पर थोड़ा बहुत पॉइंट्स वाइज क्वेश्चन भी है कुछ। SEZ के बारे में जानेंगे हम, डोमेस्टिक टर्नओवर, बाकी आपका एग्जेम्प्ट इनकम को फुल्ली इलैबोरेट थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल, न्यूमेरिकल और MCQ बेसिस पर। एग्जेम्प्ट इनकम अपने आप में एक नाम एग्जेम्प्ट इनकम है, उस पर डिटेल पर देखेंगे तो एक एक पॉइंट अपने आप में। तो सेक्शन 10 जो है बेटा 10, मतलब सेक्शन 10 एक तरीके से ऐसे याद हो जाता है, हमें अंदर के कोई भी सेक्शन नहीं याद रखने, ना हम याद कर पाएंगे ना हमारी कैपेसिटी है। सेक्शन 10 का 1 रुपये को जीरो बना दिया, मतलब वो इनकम तो थी उसे एग्जेम्प्ट कर दिया हमने, जीरो बना दिया। वो इनकम तो थी टैक्सेबल हो चुकी है, उसे हमने जीरो बना दिया, एग्जेम्प्ट कर दिया, मतलब उसको हम टैक्स लगा नहीं सकते, लगाना नहीं चाहते, या लग चुका है इसलिए दोबारा नहीं लगाना चाहते। ठीक है, तो सेक्शन 10 इज द वेरियस इनकम्स व्हिच आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, जो पूरी तरह टैक्स से बाहर है, डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। मतलब एक ही बात है, ये बात बोलो या वो, ये उसके घर का नाम है एग्जेम्प्ट टैक्स, एग्जेम्प्ट इनकम, और वो इसके स्कूल का नाम है जिसमें पूरा अपना नाम, पिताजी का नाम, सरनेम, सारी चीजें लिखी जाती है। सबसे पहले एग्रीकल्चर इनकम की बात करें, इसको लेकर क्वेश्चन है और आगे मैंने रेफरेंस दिया हुआ है। मेंबर शेयर इन इनकम ऑफ HUF, मतलब HUF अपने आप में एक एंटिटी होती है, एक पर्सन की डेफिनेशन में जैसे इंडिविजुअल था वैसे ही HUF था, फिर पार्टनरशिप फॉर्म थी, LLP थी, लोकल अथॉरिटी, BOI, AOP, AJP, कंपनीज। मतलब HUF में मेंबर्स होते हैं जिन्हें को पार्टनर्स बोलते हैं, वो लोग मिलकर काम करते हैं, वो HUF को टैक्सेबल करा देते हैं। मतलब HUF जो भी इनकम कमा रहा है वो टैक्सेबल, उसका रिटर्न ऑफ इनकम भर दो आप। अब वही शेयर HUF से अपने घर ले जा रहा है मेंबर ऑफ, इसको को पार्टनर बोलते थे, मेंबर ऑफ HUF, एनी सम रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल एज ए मेंबर। मतलब यहां HUF में पड़ा हुआ 5 लाख रुपया ऑलरेडी टैक्सेबल है, 5 लाख एज इनकम ऑलरेडी टैक्सेबल है। इसके 8 मेंबर्स हैं। अब ये मेंबर्स अपने अपने घरों पर पैसा ले जाना चाह रहे हैं, 50,000, 30,000, 40,000, तो क्या इस पर दोबारा टैक्स, इस पर इन्हीं का ही पैसा था। सर ऐसा तो पार्टनरशिप में भी हो सकता है, वो जो पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का पैसा ले जाना चाहता था घर पर, तो उनके खाते में क्रेडिट होता था। हाँ सेम उसी तरह बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट, सेम वही कॉन्सेप्ट है। शेयर ऑफ एनी सम रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल एज अ मेंबर ऑफ HUF, एनी सम रिसीव्ड का मतलब क्या है, एनी का मतलब लिख दिया कोई भी, बट
कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ये वाली, वेयर सच सम हैज बीन रिसीव्ड आउट ऑफ द इनकम ऑफ द फैमिली, मतलब यहीं से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेंबर कहीं और से पैसा ला रहा है, कोई उसने अपनी जमीन एज एन इंडिविजुअल किराए पर चढ़ा रखी हो, कोई अलग से एक स्टॉल खोल रखा हो मोमोज का, वैसा नहीं। मेंबर जो पैसा ले गया वो फैमिली की इनकम, मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की इनकम होनी चाहिए। वेयर सच सम हैज बीन रिसीव्ड आउट ऑफ द इनकम ऑफ एन इम्पार्टेबल स्टॉक बिलोंगिंग टू द फैमिली, मतलब इसी वाले पैसे में से इनकम होनी चाहिए, इसी वाले पैसे। दोनों चीजें बहुत आसान सी थी। सेम चीज है शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम अ फर्म, पार्टनरशिप फर्म का शेयर इन द टोटल इनकम ऑफ द फर्म इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर, मतलब जो पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर पैसा निकालेगा वो भी एग्जेम्प्ट किया जाएगा, क्योंकि पार्टनरशिप उस पर ऑलरेडी टैक्स दे चुकी है। क्या आपको टैक्स रेट याद है पार्टनरशिप फर्म एलएलपी की? तो कमेंट में नीचे लिख दें। इंटरेस्ट इनकम और नॉन रेजिडेंट, अब हमारे देश में विदेशियों को इज्जत दी जाएगी। नॉन रेजिडेंट मतलब गोरों के बारे में बिल्कुल बात नहीं। नॉन रेजिडेंट मतलब वही है कोई अपना भी पराया हो गया कई सालों से जो घर नहीं आया, कोई अपना भी हो गया पराया क्योंकि तो कई सालों से नहीं वो घर आया, ठीक है। उसके आपको रूल सब पता ही है कि 181 डेज, 182 डेज और मोर एंड ऑल, 60 + 365, 7/730। नॉन रेजिडेंट की बात कर रहे हैं सर। इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, मतलब कोई विदेश में रह रहा है, गोरे तो है ही हैं जो कई साल से हमारे देश में नहीं आए, वो तो है ही है फॉरेन सिटीजन, अगर हमारे देश में नहीं आना जाना है उनका ज़्यादातर तो। और बॉन्ड्स इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ सच बॉन्ड इज एग्जेम्प्टेड इन द हैंड्स ऑफ नॉन रेजिडेंट सेक्शन 10(4)(1), मतलब इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। सर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी क्या? जिनके नाम इन्होंने मेंशन कर रखे हैं। बॉन्ड्स इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, मतलब जो भी इनके पास पैसा जा रहा है, यानी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन मतलब क्या होता है? मैंने 100 रुपये का डिवेंचर आपको बेचा और 110 रुपये दूंगा, तो एक्स्ट्रा पैसा दे रहा हूँ ना, 10 रुपये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिवेंचर्स। 11th-12th का कॉन्सेप्ट है यार जी सर, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में पढ़ रहे होगे आप लोग। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिवेंचर, वो पैसा भी इनके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। सर इससे गवर्नमेंट को क्या फायदा होता है? मतलब वो खुद कह रही है कि मुझे टैक्स मत दो क्योंकि आप नॉन रेजिडेंट हो, आप अच्छे इंसान हो। रेजिडेंट के लिए नहीं है ये केस। हाँ बेटा, फॉरेन एक्सचेंज को इकट्ठा करने के लिए, पीछे बैकग्राउंड क्या है? फॉरेन एक्सचेंज। भाई अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये इन्वेस्ट नहीं करेंगे इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में। इंटरेस्ट ऑन नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, एक एनआरई अकाउंट होता है हमारे देश में, ठीक है, खोलते हो आप। जिस तरह कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में हम लोग कैपिटल गेन का पैसा डालते थे, इसी तरह एनआरई अकाउंट, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स इन इंडिया। और आप मुझसे ज़्यादा आप जानते होंगे इसके बारे में, फीमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में पढ़ रहे हो आप। तो एनआरई अकाउंट में अगर पैसा डिपॉजिट कर रहा है हु इज अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, मतलब नॉन रेजिडेंट की ही बात हो रही है। अगेन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया का मतलब क्या हुआ? नॉन रेजिडेंट। और इज अ पर्सन हु हैज बीन परमिटेड बाय आरबीआई। इसमें दो टाइप के लोग हो सकते हैं, एक वो जिसको आरबीआई ने परमिशन दे रखी है एनआरई अकाउंट में पैसे डालने की, और एक वो जो पर्सन आउटसाइड रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, दोनों ही, एक एनआर है खुद नॉन रेजिडेंट है और एक को आरबीआई ने परमिशन दे रखी है। इंटरेस्ट ऑन नोटिफाइड सेविंग सर्टिफिकेट इशूड बिफोर 1 जून 2002। सर क्या याद रखना है डेट? नहीं, बिल्कुल नहीं। बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू नॉन रेजिडेंट बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया और अ पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन। ये सिंपल सी बात है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स टाइप की चीज को एग्जेम्प्ट कर रहे हैं इन कुछ केसेस में, जहां नॉन रेजिडेंट स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करे या बॉन्ड्स में, या फिर उसको रिडेम्पशन और डिवेंचर प्रीमियम पर रिडेम्पशन पर प्रीमियम मिल रहा है, तो उस केस को हम इनकम नहीं मानेंगे, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी आपकी। इंटरेस्ट ऑन रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, सर ये क्या होता है? रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, आरडीबी। सर इंटरेस्ट अगर हम पेबल करेंगे किसी नॉन रेजिडेंट, देखो बार बार किसके बारे में बोल रहे हैं? नॉन रेजिडेंट। क्यों बोल रहे हैं नॉन रेजिडेंट? क्योंकि हम चाहते हैं हमारे देश में वो इन्वेस्ट करें, पैसा लाए, फॉरेन एक्सचेंज इकट्ठा हो। मोदी जी का सपना है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। नॉट बीइंग अ कंपनी और टू अ फॉरेन कंपनी, ये कंपनी नहीं होनी चाहिए विदेशी, इज एग्जेम्प्ट इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। इस नॉन रेजिडेंट की इंटरेस्ट जो हम इसको देने वाले हैं इस आरडीबी पर, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड पर, टैक्सेबल एग्जेम्प्ट हो जाएगी अगर इंटरेस्ट पेबल बाय एनी इंडियन कंपनी और बिजनेस ट्रस्ट, मतलब यहां से इंटरेस्ट जो पे कर रहा है वो इंडियन कंपनी और बिजनेस ट्रस्ट हो। सच इंटरेस्ट इज पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ मनीज बोरोड फ्रॉम अ सोर्स आउटसाइड इंडिया। देखो फॉरेन एक्सचेंज की बात है साफ साफ। बाय वे ऑफ इशू रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड एज रेफर्ड टू इन सेक्शन 94 एलसी। जब हम टीडीएस का सेक्शन पढ़ेंगे तब देखेंगे। सच बॉन्ड हैज बीन इशूड ड्यूरिंग 17 सितंबर 2018 एंड 31 मार्च 2019। सर इस जमाने में, सर इस समय क्या हुआ था देश में? ऐसा कुछ हुआ नहीं था, ऐसी कोई घटना नहीं थी, ऐसी कोई डेट भी नहीं याद रखनी है आपको, क्योंकि इतना डिटेल में कठिन थोड़ी ना पूछेगा, प्रोफेशनल थोड़ी ना एग्जाम है आपका, एग्जीक्यूटिव लेवल पर है।
सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड पर मिलने वाली इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट होगी अगर वो कंपनी अदर देन फॉरेन कंपनी और नॉन रेजिडेंट पर्सन है। यहां से देने वाली कंपनी बिजनेस ट्रस्ट और इंडियन कंपनी होनी चाहिए, खेल खत्म। मनी बोरो किया हो आपने टू इशू रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड। चलिए, पेमेंट फ्रॉम एसपीएफ और आरपीपीएफ, ये तो सर हमने सैलरी वाले चैप्टर पढ़ा था, कुछ पार्ट 2 में पढ़ा था अपने अभी परसों वाले लेक्चर में। एसपीएफ, आरपीएफ, पीपीएफ और यूआरपीएफ। यूआरपीएफ के लिए सब टैक्सेबल है जब आप अमाउंट विड्रॉ करोगे। उसमें एक छोटी सी बात सुनना, चाहते तो वहीं खत्म कर देते इस पॉइंट को, बट वहां पर रोक कर रखा था। एनी पेमेंट फ्रॉम अ प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड यहाँ कौन सी बात कर रहा है बेटा, एक एसपीएफ की बात कर रहा है आपसे और पीपीएफ की, मतलब यहाँ आरपीएफ और यूआरपीएफ की बात नहीं है, क्योंकि यूआरपीएफ के लिए तो टैक्सेबिलिटी है यार, वहाँ एग्जेम्पशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यहाँ पर किस लेवल पर आपको एग्जेम्पशन है और किस लेवल पर एग्जेम्पशन नहीं है, इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। क्या कि एनी पेमेंट फ्रॉम अ प्रोविडेंट फंड टू विच प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 अप्लाई और फ्रॉम एनी अदर नोटिफाइड प्रोविडेंट फंड सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब इस चीज को एग्जेम्प्ट कर दिया है। यानी अगर आप पीपीएफ से पैसा निकालते हो और एसपीएफ से तो वो एग्जेम्प्ट है आपके लिए। बट इंटरेस्ट accrued during the previous year in the account of an employee maintained by the fund shall not be exempt to the extent it relates to the following amount, मतलब इंटरेस्ट आपकी एग्जेम्प्ट नहीं होगी किस केसेस में, इंटरेस्ट नॉट एग्जेम्प्ट। इस पर एमसीक्यू बन सकता है आपको, बड़ा क्वेश्चन तो चांसेस बहुत कम है, एमसीक्यू बन सकता है दोस्त इस पर। क्या, क्योंकि ये नया टाइप का क्वेश्चन है, नया टाइप का प्रोविजन है। वन एम्प्लॉयर इज गिविंग कंट्रीब्यूशन, जब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके लिए तो इंटरेस्ट जो आएगी खाते में से एम्प्लॉय की, मतलब एम्प्लॉयर कर रहा है तो आपको एग्जेम्पशन कम मिली है, और जब एम्प्लॉयर नहीं कर रहा है आपका कंट्रीब्यूशन तो आपको एग्जेम्पशन ज़्यादा मिली है। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि इंटरेस्ट का, सर ये 9.5% और 12% वाला चक्कर है क्या कुछ ऐसा, बेटा वो था आरपीएफ, दैट इज एसपीएफ एंड पीपीएफ, सन प्रोटेक्टिव फेयरनेस, मतलब स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड या पब्लिक प्रोविडेंट फंड के केस में अगर आपके प्रोविडेंट फंड के पैसे पर इंटरेस्ट आएगी तो 5 लाख रुपए से ऊपर के केस में या 2.5 लाख रुपए के ऊपर के केस में एग्जेम्प्ट नहीं मानी जाएगी। कब, 1 अप्रैल 2021 के बाद अगर आपका ये कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ है तो। कौन सा कॉन्ट्रीब्यूशन सर, दोनों ही केस में है कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयज के, इंटरेस्ट किस वाले खाते पर, एम्प्लॉयज की कॉन्ट्रीब्यूशन, बट कब, 2 कंडीशन है, एक में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है और एक में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। जब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा तो एग्जेम्पशन कम मिलेगी, भैया तू वहां से भी ले रहा खुद का भी डाल रहा है पैसा, जब वहां से नहीं मिल रहा पर तू खुद का ही डाल रहा है तो एग्जेम्पशन 5 लाख रुपए। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है जी सर, बहुत प्यार से आराम से। नेक्स्ट पॉइंट, पेमेंट फ्रॉम आरपीएफ, अगर पैसा आरपीएफ से मिलता तो क्या होगा, एक्यूमुलेटेड बैलेंस ड्यू एंड बिकमिंग पेबल टू एन एम्प्लॉय पार्टिसिपेटिंग इन आरपीएफ फंड टू द एक्सटेंट प्रोवाइडेड रूल 8, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, 12%। इंटरेस्ट accrued ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन द अकाउंट टू द एक्सटेंट इट रिलेट्स टू द फॉलोइंग अमाउंट। क्या है सर, आगे बढ़ते हैं। न्यू वेयर एम्प्लॉयर इज गिविंग कॉन्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन मेड ऑन आफ्टर, सेम है बेटा, सब कुछ भी नया नहीं है, एज इट इज सेम, नॉट गिविंग और गिविंग। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा काम है ट्रेड यूनियन, इंपॉर्टेंट हो सकता है नोट के लिए, शॉर्ट नोट टाइप की चीज आ सकती है कि इनकम ऑफ ट्रेड यूनियन के बारे में बता दो, क्योंकि सेक्शन 1024 टाइप की चीज लग गई, यानी एग्जेम्पशन की बात कर रहा है, एक को 0 बना दे रहा है। 1024 का मतलब क्या है कि सर यहाँ पर ट्रेड यूनियन की इनकम को एग्जेम्प्ट कर रहा है, बट सारी या कौन सी वाली या कौन सी नहीं एग्जेम्प्ट होंगी उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं फटाफट से। एनी इनकम चार्जेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम एचपी एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, यानी अब क्या बोला, बचा गया सैलरी, पीजीवीपी, कैपिटल के, यानी इन 2 इनकम की पहले फोकस कर रहा है मेन, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, किराए पर घर देना, दूसरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। A registered union within the meaning of Indian Trade Union Act 1926 formed primarily for the purpose of regulating the relationship between workmen and employers और between workmen and workmen, मतलब कोई भी अगर ट्रेड यूनियन, समझते ना, हम अपने यूनियन वालों को बुला लेंगे, ठीक है, सारे एक जैसी ड्रेस पहनकर और यूनियन के लोग आ जाते हैं, भैया हम इनकी यूनियन है, आप इनसे रिलेटेड कोई परेशानी हमें बताओ, इनकी कोई परेशानी हमारी सुनो, इनके बीच में यूनियन, यूनियन मतलब समझते हो यूनिटी, यूनिटी स्ट्रेंथ, यूनियन बना रखी है, तो इनसे होने वाली, क्योंकि इनका खर्चा कैसे चलेगा यूनियन का, तो अगर इनकी हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्स की इनकम है तो इसके लिए एग्जेम्पशन है। एंड एओ एसोसिएशन ऑफ रजिस्टर्ड यूनियन, इनकम ऑफ स्पेसिफाइड प्रोविडेंट फंड, आरपीएफ, सुपरएन्युएशन फंड, अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड, अरे ये क्या दोबारा आ गया, इनकम ऑफ फ्लड स्टेट इंश्योरेंस फंड एग्जेम्प्ट है बेटा, यहाँ जो जो लिखा हुआ है सब एग्जेम्प्ट। 10 सेक्शन के बाद ब्रैकेट में चीजें जब तक एक्सेप्शन नहीं आएंगी तब तक सब एग्जेम्प्ट मानी जाएंगी। यहाँ पर एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन होता है सैलरी और एचपी वाला।
फॉलोइंग इनकम ऑफ मेंबर ऑफ ए शेड्यूल्ड ट्राइब इज एग्जेम्प्ट, मतलब अगर कोई एसटी है शेड्यूल्ड ट्राइब तो उसके केस में एग्जेम्प्ट है बाय वे ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन एनी सिक्योरिटी प्रोवाइडेड ही इज रिजाइड इन स्पेसिफाइड एरिया ऑफ स्टेट्स, जो आपके गिने चुने एरिया इन स्टेट्स के उन वाले केसेस में। इनकम ऑफ 21, इस पर बेटा एक एमसीक्यू बन जाता है। यहाँ पर शादी अगर हो जाती है इनके साथ, ठीक है, इनके साथ मतलब अगर सिक्किम लेडी की शादी, सिक्किम वुमन की शादी किसी और नॉन सिक्किम पर्सन से हो जाती है तो उस केस में एग्जेम्पशन खत्म हो जाती है, अदरवाइज यहाँ एग्जेम्पशन जिंदा रहती है बहुत टाइम तक। कैसे? फॉलोइंग इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल बीइंग अ सिक्किमीज इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम एनी सोर्स इन द स्टेट ऑफ सिक्किम। अगर सिक्किम की स्टेट में किसी भी सोर्स से कमाते हो इनकम, अच्छा सर तो हम सिक्किम में जाके बस जाए, तो काम भी तो कितना ही है आपको पता ही है। बाई वे ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, सर इसको अलग से लिखने की जरूरत क्या थी, क्योंकि डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी बेटा दूसरी जगह से मिलता है, डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज दूसरी जगह से मिलता है भाई, जरूरी नहीं कंपनी अपनी हो, ठीक है, इन द स्टेट उसके तो लगा एनी सोर्स, अगर सिक्किम के अंदर किसी भी सोर्स है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इसके लिए साफ लिख दिया उन्होंने अलग से, यानी इसको भी हम एग्जेम्प्ट करा देंगे। द एग्जेम्पशन इज नॉट अवेलेबल टू अ सिक्किमीज वुमेन, इसको इन आंटी को नहीं मिलेगी जिन्होंने 1 अप्रैल 2008, यहां पर डेट को मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखना है या याद हो जाएगी, अगर मैरी कर लिए जो सिक्किमीज नहीं है, मतलब ये नहीं चाहते कि इनके स्टेट की जो आंटी लोग हैं वो किसी और अंकल लोग से चाहे मिले जुले आगे बढ़े, ठीक है, पढ़ेगा इंडिया बढ़ाए, ऐसा कुछ भी नहीं करना उनको, तो इनकम एग्जेम्पशन होगी। इन आंटी के लिए इनकम एग्जेम्प्ट नहीं होगी अगर उन्होंने किसी नॉन सिक्किमीज से कर ली। सर अगर अंकल लोग करते हैं तो अरे तो सिक्किमीज बन जाएंगे ना वो आकर में। इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, एपीएमसी की बात कर रहे हैं, इसके केस में क्या है सर, ये एग्रीकल्चर का तो अलग से कॉन्सेप्ट बनाना था यार मुझे, चलो एक बार फटाफट से कंप्लीट कराए थे। इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी ऑन बोर्ड कंस्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स फॉर द पर्पस ऑफ रेगुलेटिंग द मार्केट टोटली एग्जेम्प्ट। एपीएमसी की चाहिए एग्रीकल्चर की इनकम एग्जेम्प्ट करा दी तो इसको भी एग्जेम्प्ट। कॉर्पोरेशन फॉर प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ द शेड्यूल्ड बैंक ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस, सिंपल है बेटा, इनमें कुछ भी नहीं करना, सिंपल एमसीक्यू टाइप की चीजें आएंगी एग्जाम में, इसमें से बहुत कम आने वाला है। सिक्किमीज वाले को इंपॉर्टेंट कर लेना एमसीक्यू के लेवल पर। चलिए सर, इनकम ऑफ ए स्पेसिफाइड बोर्ड, एनी इनकम एक्रू और अराइज ऑफ द कॉफी बोर्ड, द रबर बोर्ड, द टी बोर्ड, द टबाको बोर्ड, द मैरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, द कोयर बोर्ड। सर इनके बारे में क्यों लिखा हुआ इतना सारा, क्योंकि इनको लेकर आपको पता है वो 60 40 65 35 75 25 वाली कहानी है, उसको अभी डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। एनी सब्सिडी रिसीव फ्रॉम और थ्रू द टी बोर्ड अंडर एनी स्कीम फॉर रीप्लांटेशन, पौधे पत्तियां लगाने को, रिप्लेसमेंट ऑफ टी बुशेस और फॉर रिजुविनेशन और कंसोलिडेशन ऑफ एरियाज यूज फॉर कल्टीवेशन ऑफ टी एज द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब अगर कोई सब्सिडी मिल रही है गवर्नमेंट से इन अच्छे कामों के लिए, किसको, टी बोर्ड से, तो आपकी वो इनकम एग्जेम्प्ट होगी, क्योंकि वो आपको पता है चाय हमारे देश की सबसे बड़ी आय है। सैलरी रिसीव, सब्सिडी रिसीव फ्रॉम अदर बोर्ड, अगर अदर बोर्ड से मिलेगी, अदर बोर्ड कौन सा है, सब्सिडी रिसीव फ्रॉम थ्रो लाइक कॉफी बोर्ड और रबर बोर्ड, भैया तीनों के लिए एग्जेम्पशन है। कितनी एग्रीकल्चर कितनी नॉन एग्रीकल्चर इनकम आनेंगे, कितनी एग्रीकल्चर कितनी बिजनेस इनकम, कितनी एग्जेम्प्ट कितनी टैक्सेबल होगी, तो उसके लिए हम बात करेंगे। तो टी बोर्ड से मिलने वाली सब्सिडी तो एग्जेम्प्ट है टोटली। कॉफी बोर्ड और रबर बोर्ड के लिए क्या बोल रहा है, बोला अंडर एनी स्कीम फॉर द रिप्लांटेशन और ग्रोइंग कॉफी प्लांट्स, रबर प्लांट्स, कैंटोम कार्डेमम प्लांट्स फॉर द ग्रोइंग ऑफ सच अदर कॉमोडिटी और फॉर रीजन सेम प्लांट, खेल खत्म एग्जेम्प्ट। चलो, इनकम अप टू 1500 इज एग्जेम्प्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच माइनर चाइल्ड हुज इनकम इज क्लब्ड अंडर सेक्शन 64(1)। यहाँ पर भी नहीं है और वहाँ पर भी बात है, ये पर जब क्लबिंग ऑफ इनकम पढ़ेंगे कि हमारे बच्चे की इनकम हमारे खाते में जुड़ जाती है या किसी और की इनकम जो हमारे परिवार का उसके हमारे खाते में जुड़ जाती है, तो उस केस में हम लोग ये पढ़ेंगे कि इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी 1500 रुपये तक। मतलब अगर 20,000 की इनकम है तो 1500 हटाकर 18,500 टैक्सेबल है। तो 1500 रुपये तक की इनकम, क्योंकि यहाँ पर फुल्ली एग्जेम्प्ट नहीं है, 1500 रुपीज़ तक एग्जाम, उसमें भी कुछ चीज़ें कि कब इनकम क्लबिंग में जुड़ेगी और कब इनकम क्लबिंग में नहीं जुड़ेगी, मतलब कब जुड़ना चाहिए और कब नहीं, स्किल मैनुअल टैलेंट वगैरह चीज़ें हैं वहाँ पर। 1500 रुपये यहाँ पर याद रखना, इस पर क्या बन जाता है आगे बेटा, एमसीक्यू इस टाइप की चीज़ों से बनता है, तो मैं डीपीपी में डालता हूँ वैसे आपके। इनकम ऑन ट्रांसफर ऑफ यूनिट्स ऑफ यूएस 64, सर ये क्या है, इनकम अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग अ यूनिट ऑफ द यूनिट स्कीम 1964, इसको इज्जत से बोला है यूनिट्स ऑफ यूएस 64, वेयर सच ट्रांसफर टेक्स प्लेस ऑन और आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2002। जरूरत नहीं है डेट एक भी याद रखने की, बट इस केस में अगर स्पेसिफाइड एसेट ट्रांसफर होती है बीइंग ए यूनिट ऑफ द यूनिट स्कीम,
1964 तो उस केस में टैक्सेबल नहीं होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है बेटा, मैंने उन पर एमसीक्यू टाइप की चीज़ें लिखता जा रहा हूँ। जो बड़े क्वेश्चन में आपको दिक्कत करेंगे वो लिखूंगा, लाइक आपकी पार्टनरशिप का शेयर, लाइक एचयूएफ से मिलने वाला शेयर प्रॉफिट का, उस केस में टैक्सेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट आएगा कि ये चीज़ें एग्जेम्प्ट है तो हट जाएंगी वहाँ से। इनकम ऑफ शेयर होल्डर ऑन बाईबैक ऑफ शेयर, बाईबैक समझते हो आप लोग? जी सर, कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है हमने कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स में, अकाउंटिंग में पढ़ रखा है कि जब एक कंपनी को खूब सारा पैसा आता है तो अपने शेयर होल्डर से अपने शेयर्स वापस ले लेती, बोलते हम आपकी लायबिलिटी को अभी रीपे कर दे रहे हैं। अब उस केस में शेयर होल्डर को पैसा मिलता है। अब शेयर होल्डर को पैसा अगर ज्यादा मिलता है उस केस में समझते हैं क्या होता है, मतलब फेस वैल्यू मानो 10 रुपए दी और बंदे ने खरीदा भी 15 रुपए का था, आज से 25 रुपए मिल रहे हैं, तो एनी इनकम अराइजिंग टू एन एसएससी बीइंग अ शेयर होल्डर ऑन अकाउंट ऑन बाईबैक ऑफ शेयर by the company which pay additional income tax under section 115 QA फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, तो उस केस में जो कैपिटल गेन लगेगा वो एग्जेम्प्ट होगा। इस केस में 115 QA वाला तो जरूरत नहीं है उसको खास देखने की, क्योंकि वो कंपनीज के केस वाला आता है। यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली चीज़ है उनको फटाफट रीड आउट करते जा रहे हैं हम लोग। रेफर चैप्टर कैपिटल गेन्स, किसके लिए बोल रहा है? कंपल्सरी गेन एंड कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, जिसके लिए पहले ही उन्होंने बता रखी है कि अगर कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ अंडर लैंड पूलिंग स्कीम फॉर द आंध्र प्रदेश, सिर्फ स्पेशल है आंध्र प्रदेश के लिए, तो वहां पर हमने पढ़ाई हुआ था कि एग्जेम्प्ट है वाली चीज। स्पेसिफाइड इनकम अराइजिंग फ्रॉम एनी इंटरेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट, जरूरत नहीं है इसको भी देखने की, हटाओ। सर फिर आपने लिखा क्यों है? सर लिखा इसलिए था कि कोई भी चीज बकाया ना रहे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको हम जरूर पढ़ने वाले हैं, जिन पर एमसीक्यू बन सकता है, जो बड़े क्वेश्चन में दिक्कत कर सकती है उनको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे हम लोग। तो एक बार रीड करने वाली चीज़ है, इसको ज़रूरत नहीं है। जहां पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में कई बार पूछी गई है, उनको जरूर देखेंगे। रिकंस्ट्रक्शन और रिवाइवल ऑफ पावर जनरेशन सब्सिडरी कंपनी, किन वाली बातों कर रहे हैं? जो बिजली बनाने वाली, याद है बिजली बनाने को लेकर एक टर्मिनल डेप्रेशन नाम की चीज़ थी जी सर, एक स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करते थे जी सर। सर कुछ वहाँ से रिलेट है क्या? नहीं, कुछ भी रिलेट नहीं है, बट बिजली बनाने वाली कंपनी को उस पर वहाँ पर कई बार हमने बोला था भाई पावर जनरेशन और जनरेशन ऑफ पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कर याद रखी थी चीजें। तो एनी इनकम बाय ऑफ एनी सब्सिडरी कंपनी बाय वे ऑफ ग्रांट और ऑथराइज रिसीव्ड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी बीइंग इट्स होल्डिंग कंपनी इंगेज इन द बिजनेस ऑफ जनरेशन, मतलब ये कौन है बेटा? सब्सिडरी कंपनी। और वो कौन है? इसकी होल्डिंग कंपनी जो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करती है। सच रिसीव्स फॉर द सेटलमेंट ऑफ ड्यूज इन कनेक्शन विद रिकंस्ट्रक्शन और रिवाइवल ऑफ पावर जनरेशन। केस क्या है कि भैया सिंपल सी बात है, द अबव क्लॉज इज एप्लीकेबल फॉर रिकंस्ट्रक्शन और रिवाइवल ऑफ इंडियन नॉन प्रॉफिट बॉडी और ऑथोरिटी स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेक्शन 1042। ये क्या बोल रहा है? एनी स्पेसिफाइड इनकम अराइजिंग टू अ बॉडी और ऑथोरिटी which has been established or constituted or appointed under a treaty on an agreement into by the central government, ये भी आपकी किसी काम की खास चीज नहीं है। रिवर्स मॉर्गेज स्कीम, ये मस्त चीज है, जानते हो आप लोग, बूढ़े बाबा अंकल लोग? जी सर, ये लोग क्या करते हैं कि एनी अमाउंट रिसीव बाय एन इंडिविजुअल एज अ लोन आइदर इन लमसम और इन इंस्टॉलमेंट इन अ ट्रांजेक्शन ऑफ रिवर्स मॉर्गेज इज एक्सेप्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बूढ़े बाबा क्या करते हैं? प्रॉपर्टी लेकर लोन पैसा लेते रहते हैं, चाहे वो लमसम मिले या इंस्टॉलमेंट मिले, उस केस में क्या हो जाता है? एग्जेम्प्ट हो जाता है। न्यू पेंशन ट्रस्ट, सर ये न्यू पेंशन स्कीम जैसा है क्या? कुछ भी नहीं। एनी इनकम रिसीव बाय एनी पर्सन फॉर ऑन बिहाफ ऑफ न्यू पेंशन सिस्टम, बस जो चीजें एग्जाम फुल्ली हो रही है उनके लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इन्हें एग्जाम इनकम के क्वेश्चन में लिख सकते हो, लाइक एग्रीकल्चर इनकम, लाइक ये पेंशन ट्रस्ट वाला। स्पेसिफाइड इनकम ऑफ नोटिफाइड बॉडी और अथॉरिटी ऑफ बोर्ड और कमीशन, ठीक है। Any specified income arising to a body or authority of board or trust or commission by whatever name called or a class thereof which has been established or constituted by under a central state or provisional act or constituted by the central government state government with the object of regulating। सर बताना क्या चाहता है? सर ये एक ही बात बोलने वाला है कि आपकी अगर इनकम नोटिफाइड बॉडी, मतलब अगर इस केस में आप पैसा आपका मिलता है तो वो एग्जेम्प्ट माना जाएगा, पर कंडीशंस इज नॉट एंगेज्ड इन एनी कॉमर्शियल एक्टिविटी, किसी कॉमर्शियल एक्टिविटी ना करें, और नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन ऑफिशियल गजेट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेट सिंपल है, पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट है। चलिए 1048 जी क्या बोलता है सर? इनपुट ऑफ क्रूड ऑयल, समझते हो क्या? पेट्रोलियम, डीजल, ग्लिसरीन, इन्हीं चीजों से बनती है। क्रूड ऑयल के केस में क्या है? एनी इनकम रिसीव्ड इन इंडिया इन इंडियन करेंसी बाय अ फॉरेन कंपनी ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ क्रूड ऑयल, मतलब बेचेगा कौन इनको? इनकम इंडिया में राइज हो रही है,
by a foreign company on account of sale of crude oil or other notified goods or service to a person in India, provided a receipt of such income in India by the foreign company is pursuant to an agreement or an arrangement entered into by the central गवर्नमेंट। सिंपल सी बात है, क्रूड ऑयल के केस में इंपोर्ट अगर इस लेवल पर हो रहा है, इन चीज़ों पर हो रहा है, मतलब रिगार्डिंग दिस, तो वो आपका क्या मान लिया जाएगा, एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1048। चलिए सर, फिर इसका भी कोई मतलब नहीं है, स्टोरेज ऑफ क्रूड ऑयल क्या होना है, ज़रूरत नहीं है हमारा इंटर के लेवल पर। चलिए, इनकम ऑफ एन इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिवर्स लिमिटेड, एनी इनकम accrue or arise to the Indian Strategic Petroleum Reserves Limited being a wholly owned subsidiary of Oil Industry Development Board under the Ministry of Development and Natural Gas as a result of arrangement for replenishment of crude oil storage in the facility in the director central government this behalf is exempt। डायरेक्ट आएगा बेटा ये क्वेश्चन, ठीक है। इंडियन स्ट्रेटेजिक रिजर्व लिमिटेड के अगर केस में ये कहानी लिखी हुई है तो वो इनकम क्या हो जाएगी हमारी, एग्जेम्प्ट। सिंपल, आपको पॉइंट जो ऊपर लिखा हुआ है वो याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर कोई 60-40, 30-50, 30-70, 50-50 वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनकम ऑफ सर्टेन इंस्टीट्यूशंस, मतलब इन लोगों की इनकम अगेन एग्जेम्प्ट कर रखी है। किस केस में, अगर कोई इनकम एक्रू अराइज हो रही है फॉर फाइनेंसिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, मतलब देश को तरक्की पर ले जाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, एंड नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द ऑफिशियल गजेट होगा फॉर अ पीरियड ऑफ 10 कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर बिगिनिंग फ्रॉम द असेसमेंट ईयर रेलेवेंट टू द प्लेस इन व्हिच सच इंस्टीट्यूशन इज सेट अप। 10 साल तक की उनकी इनकम क्या कर देंगे हम लोग, एग्जेम्प्ट कर देंगे, अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के केस के को आगे बढ़ावा देता है। इन क्लासेस बाय द आरबीआई अंडर एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, किसके लिए, फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन, एंड नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेम है बेटा वो भी, ठीक है। 5 कंज्यूमर, बस यहाँ पर इतना इतना जो हमारे लेवल पर याद रखने लायक चीज़ें जिनको मैं मार्क कर रहा हूँ। चलिए, इक्वलाइजेशन लेवी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर। होता क्या इक्वलाइजेशन लेवी? इक्वलाइजेशन लेवी का मतलब क्या होता है, जैसे मानो मैं किसी से टैक्स नहीं वसूल पा रहा हूँ। सर क्यों नहीं वसूल पा रहे हो? एग्जाम्पल के लिए, अगर मेरी कोई रेजिडेंट है तो दुनिया में कहीं भी कमाए टैक्स देना पड़ेगा, इंडिविजुअल है। एचयूएफ है तो वैसे तो रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट होगी, बट उसका जो करता होगा उसकी वजह से एनओआर है, ओआर बनती है, हमने वहाँ पढ़ा था 7/730 और 2 out of 10। बट अगर कोई कंपनी इंडियन कंपनी है तो खेल ही खत्म, रेजिडेंट ही है। तो अगर कोई कंपनी फॉरेन कंपनी है और उसका कंट्रोल मैनेजमेंट यहाँ से हो रहा है थोड़ा, तो वो भी रेजिडेंट है। बट अगर किसी का परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट नहीं है बट सर्विसेज दे रही है यहाँ पर, सर ऐसे कैसे देती है? सर्विसेज को देने के लिए बस सर्विस रिसीवर की ज़रूरत होती है, प्रोवाइड कहीं से भी हो जाती है, ठीक है। आपके पास अगर रात को 1:30 बजे फ़ोन स्विट्ज़रलैंड से आएगा, बोलेगा मैं पूजा आपसे बात करना चाहती हूँ, ठीक है, तो आप भी बात करने लगोगे, फिर वो पूजा हो या कोई गुजा हो, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर आप any income arising from any specified service provided on or after the date on which the provision of sector 7 of the फाइनेंस एक्ट 2016 में अमेंडमेंट आई थी और लागू हुई अप्रैल 2020 से इक्वलाइजेशन लेवी की, कि यहां पर गवर्नमेंट क्या करती है कि भाई जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए बोलती है आप अगर सर्विस ले रहे हो तो इक्वलाइजेशन लेवी के नाम से टैक्स जमा करो, क्योंकि आप अगर ये नहीं करो, सर टीडीएस टाइप का नहीं, टीडीएस ही तो नहीं है, टीडीएस जैसा है बट टीडीएस नहीं है। टीडीएस में आप सामने लेकर पेन नंबर लेकर उसका टीडीएस काट कर गवर्नमेंट को जमा करते हो, फिर वो जाता है कि भैया मेरा उन्होंने टीडीएस काट लिया है और इतना टैक्स बनता है, या तो आप रिफंड करो या फिर मैं जमा कर रहा हूँ। यहाँ पर इक्वलाइजेशन लेवी है भैया, टैक्स को सेम बेस बनाने के लिए हम उनका टैक्स काट लेंगे या उनकी तरफ से टैक्स जमा करेंगे। इस चीज को बोला है कि फिर दोबारा से इनको, अगर आपने उस बेसिस पर टैक्स जमा करा है इक्वलाइजेशन लेवी के नाम से इस वाले केस में, तो आपको फिर इसको दोबारा जोड़ने की जरूरत नहीं, मतलब कुल मिला के इस इनकम पर टैक्स तो लग रहा है सर यहाँ, तो हम वो पढ़ रहे हैं, शेल नॉट इंक्लूड एंड शेल नॉट बी डीम्ड टू बी, क्योंकि हमने एक चीज पढ़ी थी, रॉयल्टी फीस टेक्निकल सर्विसेज इन इंडिया अंडर दिस एक्ट विद द एग्रीमेंट नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर इसको दोबारा से हम रिकाउंट नहीं करेंगे, रिकम्प्यूट नहीं करेंगे इस इक्वलाइजेशन लेवी को। एक बार अगर इस पर एक टैक्स जमा हो गया एज नेम ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी। एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू एग्जेम्प्ट इनकम, इसका क्या मतलब होता है, अगर आपकी कोई इनकम एग्जेम्प्ट है तो उससे रिलेटेड एक्सपेंडिचर भी बेटा
अलाउ नहीं होंगे, आपको डिसअलाउ हो जाएंगे टोटली। फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग द टोटल इनकम नो डिडक्शन शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द असेसी इन रिलेशन टू इनकम which does not form part of total income under this act where the AO is not satisfied with the correspondent of the claim। आपने खर्चा किया है इस इनकम को कमाने के लिए, तो आपको वो एक्सपेंडिचर भी अलाउ नहीं होंगे। सिंपल सी बात है। मैंने एग्रीकल्चर इनकम को भाई एग्जाम्प्ट है मानो, अब उसको कमाने के लिए मैंने जितना भी काम झाम झमेला किया, वाटर, सीड्स, पेस्टिसाइड्स, इन सब पर, फर्टिलाइजर, इन सब पर खर्चा किया, तो इसके लिए जो खर्चा हुआ वो कभी भी क्लेम नहीं होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम मेरी क्या है, एग्जेम्प्ट। The provision of this section shall be applicable even in case where the income not forming part of total income has not accrued or arisen, has not been received during the previous year relevant to an assessment। मतलब ये सब उन पर भी लगते हैं जो आपके लिए, जो किसी भी वजह से आपकी टोटल इनकम का पार्ट नहीं बन रही है, वजह कोई भी हो, या तो वो एग्जेम्प्ट है, अभी नहीं आई और कभी नहीं आएंगी, या इस साल में नहीं जुड़ रही है, किसी साल में जुड़ेंगी, वॉट एवर द रीजन, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग या कुछ। स्पेशल प्रोविजन रिस्पेक्ट ऑफ न्यूली स्टेब्लिश यूनिट्स इन सेज, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेज होता है आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। हमारे देश में इसका अहम रोल है बेटा। किसी अपने को ही हमने थोड़ा दूर कर दिया कि तू जिंदगी में बस जा, चीज़ों में फंस जा और आगे बढ़ जा। Assessee is an entrepreneur as defined in section 2Z। जरूरत नहीं कौन होता है एंट्रप्रेन्योर को, हम अच्छे से जानते हैं, हमने महेश्वरी सर को देख रखा है, अरे ने अलग पांडे सर को देख रखा है। The undertaking has begun or begins to manufacture or produce articles or thing or provided service on or after 1 अप्रैल 2000 but not after 31 मार्च 2000 in any sense। मतलब ये डेट दे दी है जो हमें याद तो नहीं रखनी बट याद हो जाएंगी। बट 1 अप्रैल 5 से लेकर 31 मार्च 2021 तक की कहानी है। इन डेट्स में अगर वो आर्टिकल, अब तो ज़रूरत एक्सपोर्ट का टर्नओवर खूब बढ़ गया तो उसको ख़त्म सा कर दिया भैया। जो भी सेल्स पहले बन गए थे SEZ 2005 उस समय पर, ठीक है, और 15 साल तक प्रोड्यूस आर्टिकल्स बनाओ और बाहर भेजो, विदेशों में एक्सपोर्ट करो चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा। बिजनेस शुड नॉट बी फॉर्म्ड बाई स्प्लिटिंग अप। वही है कि बिजनेस टूट कर नया नहीं बनना चाहिए, एक नया बिजनेस होना चाहिए। नए बिजनेस का मतलब क्या होता है, अंडरटेकिंग एंड कैरिड इन इंडिया इज डिसकंटिन्यूड इन एनी प्रीवियस ईयर बाय रीजन ऑफ एक्सटेंसिव डैमेज टू और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी बिल्डिंग मशीन प्लांट। ठीक है, ये चीज़ें होनी चाहिए। और दिस कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन इंडिशन गिवन इन सेक्शन 30 वी आर सेटिस्फाइड। सच डैमेज वाज कॉज्ड ड्यू टू अर्थक्वेक, हरिकेन, साइक्लोन, मतलब भूकंप, शिव जी की वजह से, एक्सीडेंटल फायर एक्सप्लोजन, ठीक है, उत्तराखंड वाला। चलो, ये कुल मिलाया कॉन्सेप्ट ये है कि इस वाले केस में होता क्या है कि आप जो है जो एक्सपोर्ट करते हो उस पर आपको एग्जेम्पशन मिलती है यहाँ पर टर्नओवर को, तो वही कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाना है। न्यू प्लांट एंड मशीनरी का वही प्लांट मशीनरी सच अंडरटेकिंग शुड नॉट बी फॉर्म्ड बाई ट्रांसफर ऑफ मशीनरी ऑफ प्लांट प्रीवियसली यूज फॉर एनी पर्पस। कहीं और से प्लांट मतलब पहले से यूज हो क्या है, वही है कि इम्पोर्ट होकर आया है, डेप्रेशन उसका कभी अलाउ नहीं हुआ हो एंडर दिस एक्ट। प्लांट और मशीनरी इज डीम्ड एज ए न्यू एसेट फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। एसएससी वाज द फर्स्ट यूजर ऑफ सच एसेट इन इंडिया। मतलब इंडिया के अंदर सब, तो फिर बाहर से विदेशी मना कर रहा था इम्पोर्ट नहीं होनी चाहिए, मना कर रहा है इम्पोर्ट, सर इम्पोर्ट तो होनी चाहिए बट फर्स्ट यूजर होना चाहिए इंडिया, ताकि कभी भी उस पर इनकम टैक्स क्लेम ना हुआ, डेप्रिशिएशन के रास्ते में या कोई आपने 100% डिडक्शन ना ले लिया उस पर, मतलब उस पर डेप क्लेम नहीं होना चाहिए। वेयर द टोटल वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी ट्रांसफर टू द न्यू बिजनेस। सर हमने पहला PGBP में इस टाइप की चीज पढ़ रखी है। 20% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ प्लांट मशीनरी यूज्ड इन सच बिजनेस देन दिस कंडीशन इज डीम्ड टू बी सेटिस्फाइड। अगर टोटल की 20% प्लांट एंड मशीनरी ओल्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी उसे न्यू मानकर, क्योंकि 1/5 है ना, तब भी उसे न्यू मानकर रख लिया जाएगा। और रिपोर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट की जाएगी। यानी सिंपल सी बात है, SEZ के लिए बोल रहे हैं कि वो कैसे बनेंगे, उसके लिए बिजनेस में न्यू प्लांट एंड मशीनरी जैसे सेक्शन 35 AD में यूज़ होती थी, जैसे आपकी साइंटिफिक रिसर्च वाले केस में, जैसे एडिशनल डेप लेने के लिए मैन्युफैक्चरर नई मशीन्स खरीदता था, वो कभी किसी गेस्ट हाउस में नहीं रही हो वो, उस यहाँ पर कहानी हो रहा है कि 20% ऑफ मशीनरी पुरानी हो सकती है और अपने इंडिया में वो फर्स्ट टाइम यूज़र होना चाहिए, सेकेंड हैंड मशीनरी नहीं होनी चाहिए। अब कहानी क्या है डिडक्शन मिलने की, यहाँ पर MCQ बन जाता है। स्टार्टिंग के 5 से, जैसे 1 अप्रैल 5 से शुरू हुआ है 31 मार्च 2021 तक, स्टार्टिंग के 5 से 100% आपके जो प्रॉफिट होंगे उस पर कहानी ये रहेगी, प्रॉफिट ऑफ बिजनेस ऑफ अंडरटेकिंग इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर। यानी स्टार्टिंग के
100%, 50 नहीं 100, स्टार्टिंग के 5 साल वो जो बीत गए, हमें तो जरूरत नहीं है, वो जो बीत गए, नेक्स्ट 5 साल जो होंगे आपके कभी भी खुला हो, यानी अगर 5 में 6 में खुला था तो स्टार्टिंग के 5, फिर नेक्स्ट 5 की बात करें तो 50% ऑफ द प्रॉफिट, 50% ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस ऑफ द अंडरटेकिंग इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर, सेम फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ पूरे प्रॉफिट ले लिए और यहाँ पर 50% प्रॉफिट, दोनों फर्क क्या है सर? पहले 5 सालों में तो 100% डिडक्शन है, एग्जेम्पशन है, मतलब जितना कमा रहे हो एक्सपोर्ट कर रहे हो डिवाइड कर लो टोटल टर्नओवर से। इस पर एक क्वेश्चन भी है, पहले 5 साल में टोटल आपके टर्नओवर जो टोटल प्रॉफिट जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, कितने? टोटल प्रॉफिट इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर। दूसरे साल में 50% होंगे, दूसरे 5 साल में टोटल टर्नओवर, सेम फॉर्मूला है। इसके बाद क्या करना है? 50% ऑफ द बिजनेस ऑफ द अंडरटेकिंग इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइडेड टोटल ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय द अंडरटेकिंग फॉर नेक्स्ट 5 years. Such profit must be credited in reserve account called SEZ reinvestment allowance reserve. ये जो प्रॉफिट है वो रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट हो जाना चाहिए। यूटिलाइजेशन क्या होना चाहिए इस रिजर्व का? सच रिजर्व शैल बी यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग न्यू मशीनरी व्हिच इज फर्स्ट टू यूज फॉर द एक्सपायरी ऑफ नेक्स्ट 3 years फॉलोइंग द प्रीवियस इन विच द रिजर्व वाज। जिस साल रिजर्व बना उससे नेक्स्ट 3 साल के अंदर आप इसको नई प्लांट मशीनरी खरीदो। अंडर द एक्विजिशन ऑफ न्यू मशीनरी और प्लांट सच रिजर्व कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ द अंडरटेकिंग अदर देन द डिस्ट्रीब्यूशन बाय वे ऑफ डिविडेंड। आप इसे डिविडेंड नहीं मार सकते, जिस तरह आपका IFR और WCR टाइप का रिजर्व होता था ना, सिक्योरिटीज फिल्म रिजर्व होता था, 5 जगह यूज होता था, इसी तरह आप इस रिजर्व से डिविडेंड नहीं बांट सकते। कैसे यूज होगा? नई प्लांट एंड मशीनरी को खरीदने में। जिस साल इस रिजर्व को आपने बनाया उससे नेक्स्ट 3 years के अंदर आप क्या कर लो, यूज कर लो इस रिजर्व को टू बाय प्लांट एंड मशीनरी। और प्लांट एंड मशीनरी के लिए आपको कंडीशन बता दी है, स्टार्टिंग में 100% रिडक्शन 5 साल के प्रॉफिट 5 साल तक, फिर नेक्स्ट 5 years के लिए बेटा 50% रिडक्शन। The prescribed particular in the prescribed form have been furnished by the assessee in respect of new plant machinery। कोई जरूरत नहीं है इसको। अगर आपने मिस यूटिलाइजेशन किया, मतलब रिजर्व तो बना लिया, शुरू में प्रॉफिट तो एग्जेम्प्ट करा लिया, बट अगर आपने मिस यूटिलाइज किया इसका तो आपको क्या होगा? फिर दोबारा से सर एग्जाम जो इनकम हुई है वो टैक्सेबल हो जाएगी। हैज नॉट बीन यूटिलाइज बिफोर द एक्सपायरी, यानी 3 साल के अंदर या तो आप यूज ही नहीं कर पाए इस रिजर्व को, नई प्लांट मशीनरी नहीं खरीद पाए, then such amount shall be deemed to be the taxable profit in the previous year in which the amount was so utilized। या 3 साल के बाद, यानी अगर आपने पहले 100% रिडक्शन प्रॉफिट किया, फिर 50% किया, फिर रिजर्व बनाकर उसमें क्रेडिट कर दिया। रिजर्व बनाने का मतलब क्या था? आप नई प्लांट मशीनरी खरीदो, गवर्नमेंट इनकम टैक्स छोड़ दे पर GST वसूले आपसे किसी रास्ते से, और नई प्लांट मशीनरी बिकेगी, आप खरीदोगे तो कोई ना कोई बनाएगा, कोई ना कोई बनाएगा तो उसको कोई ना कोई बेचेगा, कोई ना कोई बेचेगा तो देश में अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा, पॉवर्टी घटेगी, रोजगार बढ़ेगा। पीछे का बैकग्राउंड ये GST बढ़ेगा, गवर्नमेंट का दूसरा खजाना बढ़ रहा है, फिर रिपेयर मेंटेनेंस भी बढ़ती जाएगी, कुल मिला के कहानी पूरी ग्लो में चलेगी। अगर आपने ऐसा नहीं किया, भाई यहाँ पर प्रॉफिट एग्जाम करा दिया बट आप इसको अपने मन से मौज ले रहे हो जिंदगी में, विदेश में जाके बस गए, SEZ खोला इंडिया में और फिर विदेश में जाके बस गए खूब सारा पैसा कमा कर, तो ऐसा नहीं करना है। 3 साल के अंदर आपको प्लांट मशीनरी खरीदनी पड़ेगी। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट टर्नओवर मींस, एक्सपोर्ट टर्नओवर का मतलब क्या होता है? पूरी डेफिनेशन है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आना है, बस हमें इतना पता है एक्सपोर्ट का मतलब यही होता है कि सर यहाँ से विदेश सामान भेजना और वहाँ से पैसा आना, उस एक्सपोर्ट टर्नओवर। बट यहाँ पर कहानी एक्सपोर्ट टर्नओवर में क्या क्या इंक्लूड नहीं करेंगे वो चीज़ें जाननी, क्वेश्चन में भी हेल्प करेगा और थ्योरी बेस्ड, क्योंकि यहाँ पर प्योर थ्योरी क्वेश्चन बन सकता है इस चैप्टर से एक्सपोर्ट टर्नओवर में। डिफाइन एक्सपोर्ट टर्नओवर, या what do you mean by export? It means the consideration in respect of export by the undertaking being the unit of article or thing or services received in bought India but does not include। किसको नहीं इंक्लूड करना है, किन चीज़ों को आपको छोड़ देना है। अब एक्सपोर्ट टर्नओवर का मतलब क्या है? लाइक मैं यहाँ से कोई प्रोडक्ट उठाकर बाहर बेच रहा हूँ और उससे फॉरेन एक्सचेंज ले रहा हूँ दूसरे देश से, दैट इज एक्सपोर्ट टर्नओवर। सिंपली यहाँ बना रहा हूँ वहाँ भेज रहा हूँ, SEZ के अंदर बना रहा हूँ और भेज रहा हूँ, और फिर 100% प्रॉफिट 50% प्रॉफिट फॉर फर्स्ट 5 कंसेक्यूटिव ईयर, फिर नेक्स्ट 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। बट उसमें आप क्या नहीं करोगे कि ये शामिल नहीं करोगे। मान लो आपने उनको फ्रेट की भी सर्विस दी, भैया 2 करोड़ का सामान भेज रहा हूँ और 10 लाख रुपए का मैं आपको फ्रेट चार्ज करूँगा यहाँ से वहाँ तक का भेजने का, जहाज से भेजूँ, हवाई जहाज से भेजूँ, पानी के जहाज से भेजूँ, ठीक है, या फिर रेडी रिक्शा से भेजूँ समुद्रों में ऐसे चलाकर, ठीक है, तो उसका भाड़ा ले रहा हूँ, तो वो भाड़ा एक्सपोर्ट टर्नओवर में शामिल नहीं होगा। डज नॉट इंक्लूड फ्रेट, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस एंड इंश्योरेंस एट्रीब्यूटेबल टू द डिलीवरी ऑफ द आर्टिकल, थिंग और आउटसाइड इंडिया। एक्सपेंस इनकर्ड इन फॉरेन एक्सचेंज इन प्रोवाइडिंग द टेक्निकल सर्विसेज आउटसाइड इंडिया। अगर आप कोई फॉरेन एक्सचेंज में पेमेंट कर रहे हो, टेक्निकल सर्विसेज ले रहे हो कोई, तो वो भी आपकी एक्सपोर्ट टर्नओवर में काउंट नहीं करेंगे। एक्सपोर्ट मीन्स टेकिंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विस आउट ऑफ इंडिया फ्रॉम SEZ बाई
लैंड, सी, एयर और बाई एनी अदर मोड फॉर फिजिकल और अदरवाइज। सर मतलब भैया जमीन से, पानी के जहाज से या हवाई जहाज से? सर जमीन से क्या, ट्रेन से और से। हाँ, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश। प्रॉफिट्स एंड गेन ड्राइव फ्रॉम वन ऑन साइट डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इसके लिए बोल रहा है कि भैया अगर क्लाइंट अपने यहाँ पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाता उसके घर पर जाके, क्योंकि सर्विस तो ये भी है, तो क्या ये एक्सपोर्ट टर्नओवर में काउंट होगी? हाँ, ये तो हो जाएगी। शैल बी डीम्ड टू द प्रोविजन ड्राइव फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आउटसाइड इंडिया। इसको मतलब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हमारा क्लाइंट वहां पर बना रहा, हमारे क्लाइंट के लिए हमें वहां जाकर बनाना पड़ रहा है। ऐसा लगेगा सॉफ्टवेयर बनाकर यहाँ से भेज दिया, क्योंकि बोल रहा है यहीं पर बैठ कर बनाओ, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को मद्देनजर रखते हुए। उसको भी हम क्या मान लेंगे? एक्सपोर्ट मान लेंगे। बिजनेस लॉस और लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन रिलेट्स टू सच यूनिट शैल बी अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्ड। यानी बिजनेस लॉस और लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन इस वाले केस में कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं। रिडक्शन शैल बी अलाउड फ्रॉम द टोटल इनकम ऑफ द असेसी बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। मतलब जो रिडक्शन मिलेगी हमें टोटल इनकम पर, वो इससे पहले मिलनी चाहिए। ठीक है, किसी भी टाइप की 3580 हुई या फिर आपकी किसी भी टाइप की चीज़ हुई। ट्रांजेक्शन बिटवीन टू अंडरटेकिंग ऑफ द सेम असेसी। मतलब अगर एक एससीजेड और दूसरे एससीजेड की बात करें, सेम असेसी है, ट्रांजेक्शन बिटवीन टू असेसी, दोनों फर्क समझना। असेसी कैरीज ऑन एटलीस्ट टू अंडरटेकिंग, एक की बंदा है जो 2 अंडरटेकिंग चला रहा है। आउट ऑफ सच अंडरटेकिंग एटलीस्ट वन इज एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10A एंड द एटलीस्ट वन इज नॉट एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10A। मतलब एक एलिजिबल है और एक एलिजिबल नहीं है। तो गुड्स आर ट्रांसफर फ्रॉम एलिजिबल अंडरटेकिंग टू एनी नॉन एलिजिबल अंडरटेकिंग और वाइस वर्सा। मतलब उधर से सामान इधर आए या इधर से सामान उधर जाए। द कंसिडरेशन फॉर सच ट्रांसफर डज नॉट करस्पॉन्ड टू द मार्केट वैल्यू ऑफ सच गुड एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। मतलब जो भी पैसा इधर से उधर आएगा उसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। Profit and gains of eligible business shall be recomputed by the AO as if the transfer in either case has been made at the market value of such goods as on the date। कोई फालतू की बातों की जरूरत नहीं है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि एक ही असेसी की 2 अंडरटेकिंग से, एक इधर और एक उधर, दोनों एक एलिजिबल है इस वाले के लिए और एक एलिजिबल नहीं है। इंटर यूनिट ट्रांसफर, असेसी कैरीज ऑन एटलीस्ट 2 यूनिट। सेम यार, कितनी बार देन दोस्त यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस दिए हुए कि सर अगर इन कंपनी का अमलगमेशन या डीमर्जर हो जाएगा, वेयर एनी अंडरटेकिंग इज ट्रांसफर्ड बाय एन इंडियन कंपनी टू एनी अदर इंडियन कंपनी इन अ स्कीम ऑफ अमलगमेशन। वही वाले केसेस जहां पर आपका कैपिटल ऐसा ट्रांसफर करते थे अमलगमेशन डीमर्जर के केस में, होल्डिंग सब्सिडरी के केस में, तो वहां कैपिटल गेन टैक्सेबल नहीं होता था बिकॉज ट्रांसफर नहीं माना जाता था। और जो अनदर कंपनी होती थी वो सारी चीजें आपकी सेम फॉलो करती थी जो आपको करनी थी पहले, अमलगमेटेड कंपनी। तो अमलगमेटेड और द डीमर्जर कंपनी शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर इन विच द अमलगमेशन और द डीमर्जर टेक्स प्लेस। क्यों? क्योंकि सर अमलगमेटेड जो बचेगी कंपनी और द रिजल्टिंग कंपनी शैल बी एंटाइटल्ड टू डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर इन विच द अमलगमेशन और डीमर्जर टेक प्लेस। मतलब कुल मिला के आपकी एग्जम्पशन मारी नहीं जाएगी, डिडक्शन छोड़ी नहीं जाएगी, जो नई कंपनी बचेगी बनेगी वो आपकी डिडक्शन एज इट इज ले लेगी। चलिए नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ एफटीजेड इनटू एसजीजेड। इसका मतलब क्या होता है सर? वेयर एन अंडरटेकिंग लोकेटेड इन एनी फ्री ट्रेड जोन, मतलब जहां का सामान जरूरी नहीं स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो जो कि एक्सपोर्ट टर्नओवर ही करता हो, एक्सपोर्ट ही करता हो चीज़, पर वो पहले एफटीजेड था, अब वो आपका एसईजेड बन गया। इज सब्सिक्वेंटली लोकेटेड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन by reason of conversion, that is such free trade zone or export processing zone into a special economic zone, the period of 10 consecutive assessment year, जो starting में 5 और 5 अभी बताए थे, shall be reckoned from the assessment year relevant to the previous year in which the undertaking begins to manufacture or produce such article or thing or computer software in such free trade zone or export processing zone। यानी जो स्टार्टिंग में जो थे वहां से रेट्रोस्पेक्टिवली आपको ये चीजें काउंट कर ली जाएंगी। बहुत आसान सा था। डबल डिडक्शन इज नॉट परमिसिबल, सिंपल सा कॉन्सेप्ट भाई, किसी भी चीज पर ना डबल टैक्सेशन लगा रही है गवर्नमेंट ना डबल डिडक्शन। यानी इसका मतलब ये, अगर कोई डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन है क्लेम्ड एंड अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस रेफर टू इन सेक्शन 3580 फॉर एनी असेसमेंट ईयर, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3580 इन रिलेशन टू सच स्पेसिफाइड बिजनेस फॉर द सेम। मतलब अगर कोई डिडक्शन 3580 में नहीं तो यहाँ नहीं ले सकते, क्योंकि 100% डिडक्शन आप क्लेम कर ही लेते थे वहां पर। चलिए सर, ट्रीटमेंट ऑफ पार्टली एग्रीकल्चर एंड पार्टली नॉन एग्रीकल्चर। मतलब आपकी एक इनकम है जिसकी ना प्योरली एग्रीकल्चर हो पा रही है ना प्योरली नॉन एग्रीकल्चर हो पा रही है। मतलब
अगर एग्रीकल्चर होती है तो एग्जेम्प्ट हो जाती है, एग्रीकल्चर नहीं होती है दोस्तों, मतलब नॉन एग्रीकल्चर होती है यानी बिजनेस इनकम होती है तो टैक्सेबल हो जाती है। तो इस वाले आप केस में क्या करेंगे, इनकी थोड़ी सी बातें याद रखेंगे क्योंकि वहां पर क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू बेस पर। इन केस असेसी इज एंगेज्ड इन इंटीग्रेटेड एक्टिविटी, ऐसी जहां पर प्योरली एग्रीकल्चर है ही नहीं, जैसे चाय पत्ती बनाना, तो वहां पर ग्रीन टी लीव्स बनती हैं, आपको पता होगा, ठीक है, कंप्राइजिंग ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी एज वेल एज नॉन एग्रीकल्चर, पर मार्केट में बिकती कैसे भैया, चाय पत्ती काली वाली, उसके ऊपर आपको पाउडर लगाना पड़ता है या जो भी प्रोसेस करना पड़ता है। सेल बी सेग्रेटेड इनटू एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर इनका इन द फॉलोइंग मैनर। फैनर वही है आपके 40 60 65 35 और 25 25 75 75 25। किस तरह है देखते हैं। असेसी इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया, अगर वो चाय बनाता है, चाय वाला अगर असेसी चाय बनाने वाला है तो एग्रीकल्चर इनकम 60% मान ली जाएगी, बची हुई 40% आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम मानकर उस पर टैक्स लगा दिया जाएगा। रीजन क्या है, देखो ज़्यादातर पब्लिक हमारे देश में एग्रीकल्चर करती थी या करती है, मानो जस्ट एन एग्जाम्पल, तो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम आपकी एग्रीकल्चर है, जस्ट एन एग्जाम्पल। यानी इस वाले केस में अगर आप चाय वाला काम करते हो, चाय बनाना, वो बाजार में मिलती है वाली चाय नहीं, चाय की ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, यानी चाय पत्ती, चाय की प्लांटेशन करना, चाय पत्ती बनाना, पत्ती से चाय बनाना, कुल मिला के चाय बनाना नहीं होना चाहिए जो फ्राई पैन से बनाते हैं आप लोग, फ्राई पैन से वो वाली चाय नहीं बनानी है आपको। कुल मिला के चाय दार्जिलिंग केरल जो ऊपर जाकर वहाँ पर जो आप ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग टी की करते हो, तो उस केस में जो आपका खर्चा होता है, जो इनकम बचती है आपकी, उस पर 60% आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानकर टैक्स फ्री कर दी जाएगी, एग्जेम्प्ट कर दी जाएगी, बाकी 40% पर आपको टैक्स लगाया जाएगा। इफ एन एसएससी अर्न्स 5 लाख फ्रॉम द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया, देन इज बिजनेस इनकम विल बी 2 लाख। क्यों? क्योंकि 5 लाख का 40% क्या होता है दोस्त, 5 लाख का 2 लाख रुपए, एंड एग्रो इनकम दैट इज एग्रीकल्चर इनकम 3 लाख रुपए, जिस पर आपका क्या होगा, एग्जेम्पशन मिलेगी। एग्रो बेटा जस्ट एग्रीकल्चर इनकम को प्यार से एग्रो बोल रहे हैं। एग्रो इनकम कितनी है, 3 लाख रुपए, यानी 3 लाख पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस असेसी इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रबर, रबर भी बेटा एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर दोनों, या 60 की जगह 65 कर दी, यानी चाय बनाओगे, चाय मतलब वाली नहीं जो मार्केट में मिलती है, चाय पत्ती बनाओगे, ठीक है, केरल दार्जिलिंग वाली, तो 60% तक की एग्जेम्पशन है, क्योंकि 60% आपकी एग्रीकल्चर इनकम और 65% है रबर के केस में, तो बचा हुआ मतलब ज़्यादा परसेंटेज आपकी एग्जेम्प्ट है, एग्रीकल्चर है। इंगेज इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉफी इन इंडिया, कॉफी ग्रोन एंड कॉफी क्योर्ड, तो उस वाले केस में क्या होगा, दो केसेस यहाँ पर, एक तो चाय की तरह और एक कॉफी की तरह, कॉफी ग्राउंड एंड क्योर्ड, ऐसे ही वर्ड आएगा आपके एमसीक्यूज के लिए। तो 75% आपकी क्या है, एग्जेम्प्ट इनकम एग्रीकल्चर इनकम है। कॉफी ग्राउंड क्योर्ड रेस्टेड ग्राउंडेड बाय द सेलर इन इंडिया विद और विदाउट मिक्सिंग चिकोरी अदर फ्लेवरिंग इंग्रेडिएंट्स, विद और विदाउट मिक्सिंग चिकोरी, तो इस वाले केस में 60%, यानी 4 केसेस हैं आपके। 60% चाय और कॉफ़ी के लिए, ठीक है, जहाँ विदाउट, और अगर खाली ग्राउंड एंड क्योर्ड आता है तो 75%, रबर के केस में 65%। इस पर एक एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कई बार। सैलरी एंड इंटरेस्ट रिसीव बाय पार्टनर फ्रॉम अ फर्म ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी, कॉफी और रबर shall be treated as partly agriculture and partly business income। मतलब अगर आपका पार्टनरशिप फॉर्म है, पार्टनर्स में, और आप ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो टी की, तो आपकी एग्रीकल्चर इनकम निकाली जा रही है 60% और 65% इन केस ऑफ टी एंड रबर, या इन केस ऑफ कॉफ़ी एंड कॉफ़ी दो टाइप की, वही 75 और 60 वाली, उसमें बेटा वर्ड पर फोकस करना पड़ेगा, ग्राउंड एंड क्यूर्ड वाला हो तो ये, और इतनी, इसके बाद रोस्टेड ग्राउंडेड बाई सेलर इंडिया विद और विदाउट मिक्सिंग चिकोरी होगा तो 60%। याद हो जाएगी क्वेश्चंस करते करते, एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन में। कहानी सिंपल सी यहाँ पर ये समझो कि ऐसे वाले केस में 75% ऑफ इनकम आपकी एग्जेम्प्ट टैक्सेबल नहीं है। अगर आपकी इस इनकम पर एक बार वो निकल गया पार्टनरशिप फॉर्म में कितना आप टैक्स दे रहे हो, उसके बाद आप सैलरी और इंटरेस्ट रिसीव करोगे यहाँ से। सैलरी और इंटरेस्ट का भी कोई कॉन्सेप्ट रहता है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% तक जो आप अभी पढ़ोगे, असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, एलएलपी, ट्रस्ट, कंपनीज के केस में किस तरह असेसमेंट होता है, वहाँ पर आपको ये पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त आपका, एक मैन्युफैक्चरर है जो कि लेटेक्स फ्रॉम द रबर प्लांट्स ग्रोन बाय हिम इन इंडिया, दीज आर टेकन सोल्ड फॉर रुपीज 50 लाख, द कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग रबर इज 20 लाख एंड दैट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लेटेक्स इज 10 लाख, यानी 50 लाख रुपये कुल मिला के रेवेन्यू आ रहा है, और 20 और 10 30 लाख रुपए की आ रही है, इनकम आ रही है। तो इनकम फ्रॉम रबर सोल्ड, या सेल ऑफ रबर भी बोल सकते हैं,
तो सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 50 लाख, लेस कर देंगे 20 और 10 30 लाख। रबर मैन्युफैक्चरिंग बोलो इसको आप। रबर के केस में कितना था बेटा, रबर के केस में कितना था मुझे बताओ जरा। 60-40, 75-25 या 65-30, 65-30, तो 20 लाख का 65% दैट इज 13 लाख। ये हो जाएगी आपकी एग्रीकल्चर इनकम, क्योंकि एग्जेम्प्ट है। इसी 20 लाख का 35% आपका 7 लैक्स हो जाएगी नॉन एग्रीकल्चर, जिसको हम बिजनेस इनकम भी बोलते हैं। नॉन एग्रीकल्चर जिसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस इनकम। नेक्स्ट पॉइंट, राजवी टर्बाइन्स हैज 2 अंडरटेकिंग्स, one in an SEZ and one in a normal zone. The summarized details are as follows. ये SEZ की डिटेल्स है। कंप्यूट द बिजनेस इनकम ऑफ द एसएससी। इनकम का मतलब सिंपल सा होता है भैया ग्रॉस प्रॉफिट लेना है या नेट प्रॉफिट, तो नीला तो हमें नेट प्रॉफिट है, तो टोटल प्रॉफिट कितना होना चाहिए बेटा, टोटल प्रॉफिट इक्वल्स टू 60 + 15 75 लैक्स रुपीज इन लैक्स है। लेस कर देंगे द प्रॉफिट विच इज एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट इनकम। वो कैसे निकालेंगे सर, ये जो प्रॉफिट है 60 का, ये एग्जेम्प्ट हो सकता था अगर ये SEZ का पूरा टर्नओवर एक्सपोर्ट होता, बट यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा 60 का प्रॉफिट है, 200 का डोमेस्टिक एक्सपोर्ट टर्नओवर और 50 का डोमेस्टिक टर्नओवर, यानी टोटल टर्नओवर कितना है 200 + 50, 200 + 50 250 का, यानी एग्जेम्प्ट इनकम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट ऑफ SEZ इनटू टर्नओवर ऑफ एक्सपोर्ट टर्नओवर, प्रॉफिट ऑफ SEZ इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर, डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर। टोटल टर्नओवर मतलब 250 लाख, यानी प्रॉफिट ऑफ SEZ, ये रहा प्रॉफिट आपका, यहाँ सिंपल सा फॉर्मूला लगा लो, प्रॉफिट ऑफ SEZ का प्रॉफिट दिख रहा है 60 है, इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर जितना का हमें बाहर भेजा है सामान, डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर, डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर। तो 0 से 0, 4 5 जा 5 5 जा 4 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 48 लाख रुपीस का आपका एग्जेम्पशन हो जाएगा प्रॉफिट्स पर, 27 लाख का टैक्सेबल होगा, यानी ये तो टैक्सेबल होगा, इसका 12 लाख, क्योंकि कौन सा टैक्सेबल होगा सर, जो टर्नओवर हम डोमेस्टिकली कर रहे हैं, नॉर्मल अपने इंडिया में सामान बेच रहे हैं, जो बाहर भेज रहे हैं उसका टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मूला है प्रॉफिट इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल से तरीके से सीख लिया हमने। इस टाइप का MCQ क्वेश्चन आता है, इस टाइप का ही नॉर्मल क्वेश्चन होता है। बाकी 3 कहानियाँ सिंपल सी है कि प्रॉफिट स्टार्टिंग के 5 साल में बेटा 100% होंगे, नेक्स्ट 5 ईयर्स में आपके 50-50% होंगे, और आपके नेक्स्ट इसको रिजर्व में क्रिएट करना है, जिससे आपको प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी है अगले 3 साल के अंदर। प्लांट एंड मशीनरी न्यू होनी चाहिए जो आपने पढ़ा हुआ है। इनकम ऑफ एन एसएससी engaged in the business of growing and manufacturing tea in India, अभी भी पढ़ा हुआ है, is taxable to the extent of, taxable पूछ रहा है, यानी exempt कितना था सर, टी के केस में 60 exempt था, 40 taxable था, तो द करेक्ट आंसर इज 40% ऑफ सच इनकम। 60 exempt पूछता है तो बेटा 60 लिख देना है। 70-30 का कॉन्सेप्ट नहीं है, 75-25 का इन केस ऑफ कॉफी वाला, जहां पर चिकोरी मिलाते हैं, विद और विदाउट वाला चिकोरी वर्ड देगा। मिस्टर रोज ड्राइव्स 5,40,000 बाई वे ऑफ इनकम फ्रॉम
सेल ऑफ कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड, खाली कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड बाय सेलर इंडिया इनकम चार्जेबल टू इनकम टैक्स। तो 5,40,000 बोल रहा है आपको, चार्जेबल टू इनकम टैक्स पूछ रहा है। तो मुझे बताओ क्या कहीं पर 40% कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड, 50% तो आना ही नहीं है, ठीक है, 25% होगा। तो एक बार चेक कर ले, 5,40,000 रुपये का 25% आपका हो जाएगा 75% एग्जाम्प्ट है, तो 25% कितना होगा, 5 4 जा 20, 25 पंजे 125 और 125 10 135 270, हाँ 1,35,000, 1,35,000। द करेक्ट आंसर इज 25%। टैक्सेबल पूछ रहा है बेटा, एग्जेम्प्ट पूछता तो क्या लिखते हैं यहाँ पर आप 75%। नेक्स्ट, मिस्टर मैनन हैविंग टी स्टेट इन मुन्नार केरला, मैं बता रहा था आपको केरल और दार्जिलिंग में 5 लाख बाई वे ऑफ ग्रोइंग टी लीव्स एंड मैन्युफैक्चरिंग टी, द इनकम चार्जेबल टू टैक्स। टी के केस में क्या पढ़ा था आपने, 60-40 या कुछ 75-25 या 65-35। सर टी वाले केस में तो 60% एग्जेम्प्ट होता है और 40% टैक्सेबल होता है। तो 5 लाख का 40% हर बार चार्जेबल टू टैक्स ही पूछ रहा है। पहले वाले में रेट पूछिए, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। एनी पेमेंट इन कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन ऑफ पेंशन रिसीव फ्रॉम ए पेंशन फंड सेटअप बाय द लाइफ इंश्योरेंस 1010 बी ऑन इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो बेटा फुल्ली एग्जेम्प्ट होना चाहिए ये, फुल्ली एग्जेम्प्ट होना चाहिए, फुल्ली एग्जेम्प्ट बेटा। 1023 ए बी लिख रहा है, तो 10 में तो आपका एग्जेम्पशन ही आती है। ग्रीनवुड प्लांटेशन लिमिटेड इज इंगेज इन कल्टीवेशन प्रोसेसिंग ऑफ टी, देयर नेट इनकम असेसमेंट ईयर 23-24 यानी 22-23 वाली प्रीवियस ईयर की 20 लाख है। व्हाट प्रोपोर्शन आउट ऑफ द इनकम 20 लाख वुड बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम? क्या लग रहा है आपको? 60% एग्रीकल्चर पूछ रहा, नहीं एग्जेम्प्टेड वाली, यानी एग्जेम्प्टेड वाली बेटा। अमाउंट नहीं पूछ रहा, 20 लाख का 60% 12 लाख रुपए होता है, पूछ रहा एग्रीकल्चर इनकम कितनी होगी, मतलब वही जो अभी आप पढ़ कर आए 60 और 40 वाला केस पूछ रहा है आपसे, सिंपल सा। इस वाले केस में कितनी होगी आपकी एग्जेम्प्ट इनकम, एग्रीकल्चर इनकम? 60%। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका Ram Prasad engaged in turbine manufacture business as a unit located in SEZ in Jodhpur. The unit SEZ was in its third year, यानी थर्ड ईयर है तो 100% रिडक्शन है। For the financial 22-23 summarized result of SEZ unit are डोमेस्टिक टर्नओवर 200 लाख, एक्सपोर्ट टर्नओवर 800 लाख और प्रॉफिट आपके 180 लाख। इनकम एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10AA। तो नेट प्रॉफिट आपका 180 लाख रुपए का है बेटा। नेट प्रॉफिट इनटू वही फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट इनटू ऊपर क्या रखूँ, एक्सपोर्ट टर्नओवर या डोमेस्टिक टर्नओवर? सर एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइड किससे कर दूँ, डोमेस्टिक से या दोनों से? सर टोटल टर्नओवर से। इनटू किसका करूँ सर, 800 लाख का ऊपर और 800 प्लस 200 लाख का 1000 लाख का नीचे। तो 3 जीरो से 2 और 3 जीरो उड़ गए, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8 और 6 14, 144 लाख रुपीज़ आएगा बेटा आपका, जो इनकम क्या होगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्प्ट पूछ रहा है, इनकम एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10AA। तो 144 लाख एग्जाम्प्ट हो जाएगी, बाकी की 36 लाख रुपए 200 अपॉन 1000 वाली 36 लाख टैक्सेबल हो जाएगी। दोनों टाइप के क्वेश्चन आपके हुए और इसी के संग थैंक यू सो मच, अलविदा लेते हैं। क्या क्या पढ़ा हमने, सिंपल से पॉइंट्स पढ़े भैया। एग्रीकल्चर इनकम इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, 60-40 वाला एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर, नॉन बिजनेस इनकम। यहाँ SEZ पढ़ा हमने, SEZ से रिलेटेड कहानियाँ पढ़ी। दूसरा आप स्टार्टिंग में इंटरेस्ट
ऑन सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स स्पेसिफाइड ऑफ एनआर। तीसरा पेंशन वाला केस पढ़ा अभी। चौथा एचयूएफ से मिलेगा पार्टनरशिप फर्म से जो भी प्रॉफिट शेयर मिलेगा भी क्या होगा हमारा एग्जैम्प्ट होगा। तो ये सारा काम हमने कंप्लीट करा। इसी के संग थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू। बीएपी वाला डीपीपी मैंने इस टाइप के क्वेश्चन डाल रखे हैं, उनको करने के बाद आपका ये कंप्लीट हो जाएगा।